प्रीतम अपनी पत्नी सुलेखा और बेटी काजल के साथ रहता था। प्रीतम का अपने गांव में बहुत मान सम्मान था। सब गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन सुलेखा अपनी बेटी काजल से कहती है, बेटी, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूँगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूँगी। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तेरे लिए? मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए, और तू है उल्टा रिवाज चला रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म जताती है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह ये बात गांव के जमींदार के आलसी बेटे के कानों तक पहुंच गई। यह बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है। मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी भी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए। अगले ही दिन राकेश अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मैं प्रीतम जी की बेटी काजल से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा तुझे? क्यों मजाक करता है? कल तक तो तू शादी के नाम से मुंह बनाता था और आज एकदम शादी का ख्याल तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी कर भी दे तो तू कुछ करता धरता तो है नहीं। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी ना कभी तुझे कोई काम तो करना ही होगा। मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस शादी करनी है, वो भी प्रीतम जी की बेटी काजल से। तुम पिताजी से बात करके उनके घर जाओ, मेरे लिए उनकी बेटी का हाथ मांगने। शांति अपने पति शंकर से कहती है, बेटा जवान हो गया है, तुम उसका विवाह कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे भाग्यवान, तुम यह क्या कह रही हो? वो तो कुछ करता धरता भी नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि खेतों पर आओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हमारे पास इतनी सारी ज़मीन है, अगर वह खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर ज़मीन पर खेती कैसे करेगा? अगर उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत ना करे, लेकिन खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देख लिया करे, मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? तुम सही कहते हो, लेकिन अभी वो ना समझ है। अगर हम इसका विवाह करा देंगे तो यह खुद ही काम करने की सोचेगा और इसका यह आलसीपन भी दूर हो जाएगा। वैसे तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है क्या राकेश की विवाह के लिए? हमारे गांव के प्रीतम जी है ना, वो उनकी बेटी काजल बहुत ही खूबसूरत और सुशील है। अच्छा, तुम प्रीतम की बेटी काजल की बात कर रही हो? अरे वो बहुत ही अच्छा इंसान है, गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही प्रीतम के घर चलेंगे राकेश के रिश्ते के लिए। तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन शंकर और उसकी पत्नी प्रीतम के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ प्रीतम जी,
सब ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी काजल का हाथ मांगने आए हैं, अपने बेटे राकेश के लिए। हमें पता चला है कि बेटी बहुत ही शिक्षित और समझदार है। आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब, इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में काजल और राकेश का विवाह हो जाता है। शादी के 2-4 दिन के बाद राकेश काजल से कहता है, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तुम उस लड़के से शादी करोगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है। राकेश काजल को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आया। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे यह आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दें। हमारे रिश्ते की मजबूत और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। यह न केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमें एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं तो मैं आपको यह अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो फिर ठीक है, अब मैं तब तक घर नहीं घुसूंगा जब तक मैं धन नहीं कमा लेता। राकेश अपनी पत्नी से यह बात गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वह सोचने लगता है, अरे मैंने तो जिंदगी में कोई काम नहीं किया, ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, राजू से मालूम करता हूँ, उसने बहुत सी जगह पर काम किया है, वह मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बताएगा। राकेश राजू के घर पहुंच जाता है और राजू से कहता है, तुमने बहुत सी जगह काम किया है, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नज़र में कोई काम है मेरे लिए? अरे राकेश, कैसी बात कर रहा है यार, तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, तुझे क्या ज़रूरत है काम करने की? अरे काम करने की ज़रूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को होती है भाई। दरअसल मैंने किसी से शर्त लगाई है, उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसीलिए मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तुम्हें पैसे कमा के दिखाऊंगा। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमसे कभी भी नहीं होगी, इसीलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। इतना कहकर राजू चला जाता है। राकेश को राजू की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। अब राकेश बगैर किसी को कुछ बताए धन कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा चावलों का गोदाम था। सेठ जी, मैं पास वाले गांव से आया हूँ काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तुम्हारे गांव का जमींदार मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है, उसका नाम प्रीतम है। क्या तुम उसको जानते हो? जब राकेश प्रीतम यानी अपने पिता का नाम सुनता है तो वह घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर घर वापस गया तो काजल से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो
तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए? नहीं सेठ जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूँ। हाँ, मैं उनको जानता हूँ। बेचारे बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हैं। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा। तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो। देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सेठ जी राकेश को काम पर रख लेते हैं। जब राकेश के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वह अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वह सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिल लेता हूँ। ठीक है, तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। राकेश इकट्ठा किए हुए सारे पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे दो ठग एक पेड़ के नीचे खाना खाते हुए मिलते हैं। वह राकेश से कहते हैं, अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, हमारे साथ खाना तो खा लो। राकेश को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वह ठगों के कहने पर खाना खाने बैठ जाता है। फिर एक ठग राकेश से बोलता है, लगता है आप शहर से धन कमा कर आए हो। हम दोनों भी शहर जा रहे हैं धन कमाने की तलाश में। सुनो, तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत सारे लुटेरे ठग रहते हैं। तुम अपना धन सावधान होकर लेकर जाना। लेकिन मैंने तो सुना है कि यह रास्ता बहुत सुरक्षित है। इस रास्ते पर लुटेरे नहीं मिलते हैं। अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे और ठग मिलने लगे हैं। अगर तुम अपने पैसे छुपा कर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। बाकी देख लो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं? मैं तो सही से तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा धन है, दो या मत दो। हम तो बस तुम्हें आगाह कर रहे थे ठगों से। राकेश सोचता है, देखने में तो यह दोनों ईमानदार लगते हैं। अगर इन्हें मेरा धन लेना ही होता तो यह मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, मैं तुम्हें अपना धन तो नहीं दे सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरी धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों को कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में राकेश को नींद आ जाती है। दोनों ठग राकेश का सारा धन चुरा कर ले जाते हैं। जब राकेश की आंख खुलती है तो उसे वह दोनों ठग कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो वह हड़बड़ाकर अपना धन देखता है। उसे धन भी नहीं मिलता है, इसलिए राकेश बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। राकेश को दूर उजाला दिखाई देता है। वहाँ एक बुढ़िया का घर था। राकेश ने बुढ़िया से कहा, मैं शहर से धन कमा कर लाया था। रास्ते में मुझे दो आदमियों ने ठग लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? बुढ़िया बहुत ही नेक दिल की औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने राकेश को अपने घर में रुकने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी, जिससे वह अपना गुजर बसर करती थी। राकेश ने बुढ़िया के चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया की चाय की दुकान काफी बड़ी हो गई। इससे खुश होकर उसने राकेश को बहुत सारे पैसे दिए। बुढ़िया से पैसे लेकर राकेश सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए हैं और घर से निकलते हुए भी बहुत दिन हो गए हैं।
अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से जाऊंगा और उसके बाद काजल पर रौब दिखाऊंगा। राकेश ने बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर राकेश ने सारा धन जो कमाया था काजल को दे दिया और फिर बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से धन कमा कर लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि राकेश ने अपनी पत्नी को पीटा है। गांव वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम इतना सारा धन कमा कर लाए हो, इसीलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज तुम आराम कर लो। तुम बहुत दूर से चल कर आए हो ना। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीट लेना। राकेश अपनी पत्नी काजल की बात मान लेता है। अगली सुबह वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही राकेश अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही राकेश के पिता वहां आ जाते हैं। बदतमीज नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी पिटने के लिए किया था? जानता भी है, जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी इसने चैन से खाना नहीं खाया है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है, और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने राकेश शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से काजल के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह काजल से माफी मांगने लगता है। मैं आपको तभी माफ करूंगी जब आप ये वादा करेंगे कि आप इसी तरह हमेशा मेहनत करेंगे और पिताजी के कामों में उनकी मदद करेंगे। मैं वादा करता हूँ। उसके बाद राकेश ने कभी काजल से कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात मानने लगा।